नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। यूपी में चुनावी शोर के बीच आजकल जाम पर टक्कर हो रही है। ये छलकाने वाला जाम नहीं जनाब, ये सियासी जाम है जिसका सब अपने अपने मायने बता रहे हैं, अलग अलग मतलब सुना रहे हैं और इसी जाम को लेकर एक दूसरे पर वार भी किया जा रहा है, पलटवार भी हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जाम का क्या मतलब बता रहे हैं, अखिलेश यादव कैसे जाम का जवाब देख रहे हैं, देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट में। यूपी में जाम का जवाब जाम से। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। वार का जवाब जोरदार वार से। भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। किसके जाम में कितना दम? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। यूपी में चुनावी बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन जंग जोरदार शुरू हो गई है। जुबानी हमलों का दौर तेज हो गया है। नेता बयानों से एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अमित शाह और अखिलेश के बीच जाम पर जुबानी जंग छिड़ी है। दोनों नेता जाम के अलग अलग मायने बताकर एक दूसरे की विचारधारा को निशाना बना रहे हैं। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। अमित शाह और अखिलेश के ये बयान इतने तल्ख, इतने तीखे क्यों हैं? जवाब भी दोनों नेताओं ने खुद ही दे दिया। अमित शाह की माने तो अखिलेश के दिल में जिन्ना का जिन्न इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि चुनाव है। वहीं अखिलेश कहते हैं कि पेट्रोल में थोड़ी बहुत राहत इसलिए मिली है क्योंकि सरकार को चुनाव में हार का डर है। चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। मैं इतनी बड़ी भीड़ में बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अबे अखिलेश जी को लगता है वही। अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है? 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है पेट्रोल। ये भारतीय जनता पार्टी रही तो हो सकता है 150 रुपए भी पहुंचा दे, क्योंकि अभी चुनाव है इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने पूर्वांचल समेत यूपी को अपराध मुक्त करने का तमगा योगी सरकार को दे डाला। तो वहीं अखिलेश ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार यूपी में बनती है तो वो 5 साल गरीबों को मुफ्त राशन देंगे। बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया। केवल चुनाव तक ले दे रहे हैं, पहले नवंबर तक था, अब उन्होंने कहा मार्च तक देंगे, दिवाली से होली तक देंगे। और हम समाजवादी लोग गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम दिवाली से होली तक हम समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे तो गरीबों के लिए खाना, चाहे हमें होली से दिवाली, दिवाली से होली, होली से दिवाली देना पड़े, पूरे 5 साल लगातार देते रहेंगे। सचमुच चुनाव है, इसलिए नेताओं को जनता नजर आ रही है, वरना नेता लोगों को क्या समझते हैं ये जनता अच्छे से समझती है। यूपी के लोग किसे सिर माथे पर बिठाते हैं, किसे नकारते हैं, देखना होगा। फिलहाल देखते जाइए, यूपी की सियासत में अभी तो महज जिन्ना का जिन जिंदा हुआ है और कितने गड़े मुर्दे अभी उखाड़े जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
चलिए तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़ेंगे, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, अपना पक्ष रखेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, संजीव कौशिक जी, और साथ ही अनिल गर्ग जी भी अपना पक्ष रखेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले मैं संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह के मुद्दे हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 और राज्य में चुनाव है, ऐसे में जिन्ना, आजम खान, मुख्तार, ये मुद्दे अगर रहेंगे तो लगता है कि इन मुद्दों से असर पड़ेगा चुनाव पर। देखिए, पिछले 4.5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास की बात करती रही, रोजगार की बात करती रही, शिक्षा की बात करती रही, स्वास्थ्य की बात करती रही। आखिर क्या वजह है कि इलेक्शन मोड में आते आते वो जाम की बात करने लगी? कुछ तो कारण होंगे इसके, कुछ तो मायने होंगे। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता के सरोकारी जो मुद्दे हैं उसको गौण करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की विपक्ष निश्चित रूप से सशक्त होकर के उन्हें घेर के लाएगी और मेन मुद्दे पे ले आएगी। सरोकारी मुद्दे हैं जो जिन मुद्दों पे आज से पहले उनको सत्ता में लाया गया था, उन सारे मुद्दों का जिन मुद्दों पे वोट लिया गया था उन सब का हिसाब उनको देना पड़ेगा। आज जनता ये पूछ रही है कि स्वास्थ्य की स्थिति क्यों है इस तरह से। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि किस तरह से बालू के चंद झोंके से, हवा के चंद झोंके से बालू के रेत में से लाशों को निकलते हुए देखा हमने। माँ गंगा जिसको बुलाया, आदरणीय प्रधानमंत्री को माँ गंगा ने जिसको बुलाया था, उस माँ गंगा के तलहटी में हमने तैरते हुए लाशों को देखा है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। स्वास्थ्य की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस समय यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया जाना चाहिए था, 4.5 साल के बाद शिलान्यास करते हुए हम देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा। अब लॉ एंड ऑर्डर की बात देख लीजिए, तमाम, चाहे उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र की बात हो, पूर्वी क्षेत्र की बात हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह से ध्वस्त हुई सिस्टम सामने दिखाई दे रही है, उसकी भी बात कर लें तो लोग त्रस्त हैं। महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, दलितों की स्थिति देख लीजिए, सब कुछ सामने है और लोग हिसाब मांगना शुरू कर दिए हैं। इसलिए भयाक्रांत होकर भारतीय जनता पार्टी के तर्कस में जितने तीर हैं वो लगातार अब निकालने का प्रयास कर रही है। वो छद्म राष्ट्रवाद की बात करेगी, वो धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करेगी, भारत पाकिस्तान की बात करेगी, लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। जनता खींच के लाएगी जो सरोकारी मुद्दे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। सरोकारी मुद्दे पे उनसे सवाल किया जाना चाहिए और उसका जवाब भी जनता देना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की एंट्री तो संजीव जी उस वक्त ही हो गई थी जब समाजवादी पार्टी ने जिन्ना को महान बता दिया था। मनोज जी, उत्तर प्रदेश के विकास की बात कीजिए ना, उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है ये, इसमें जिन्ना की एंट्री, जिन्ना महान थे या नहीं थे, इन सब बातों का क्या लॉजिक बनता है? देखिए, ये बात किसने कही कि जिन्ना महान थे? ये तो मेरे ख्याल से है तो पत्रकारिता का, ये तो बीजेपी का अपना एक शब्द और नैरेटिव हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बात को नहीं कहा। और समाजवादी पार्टी ने जिस बात को कहा, अगर उसको आप किसी भी तरीके से, चैलेंज करता हूं, आप अगर किसी भी तरीके से आप उसको गलत ठहरा दो तो समाजवादी पार्टी पूरे देश के सामने सर झुका देगी। आप किसी भी तरीके, क्या वो पढ़े नहीं है उस कॉलेज में जहां पटेल जी पढ़े थे, नेहरू जी पढ़े थे, आदरणीय गांधी जी पढ़े थे, या देश की आजादी में उनका योगदान नहीं था? मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, आजादी में योगदान 1% था या 100%, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। जिन्ना क्या है क्या नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक बात कही गई और उस बात को इसलिए कहा गया कि इस देश में एक नैरेटिव बनाया गया कि आप बीजेपी के हिसाब से बोलिए। अगर आप कोई मादरे वतन जिंदाबाद कहता है तो उसको गलत समझा जाएगा, अगर वंदे मातरम बोलता है तो उसको सही माना जाएगा। समाजवादी पार्टी बीजेपी से डरने वाली पार्टी नहीं है, ना हम कल डरे थे, ना आज डरेंगे, ना कल डरेंगे। हम सत्य और सही बात कह के रहेंगे, हमारा नुकसान हो फायदा हो इस बात की चिंता नहीं करता। और कोई गलत बात समाजवादी पार्टी संविधान के विरोध में कभी नहीं किया। इस तरह अमित शाह ने कह दिया मच्छर और माफिया खत्म हो गए, तो जौनपुर में डेंगू से जो इतनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, ये बात भी देना पड़ेगा। माफिया की बात करते हैं, ब्रजेश सिंह किस पार्टी से है, कितने माफिया है? इस मुख्तार का नाम लिया जाता है, इसी के अगेंस्ट माफिया राज कायम रखा उन्होंने। आज ये जेलों में टिफिन में खाना जा रहा है, ऐसा है अय्यासी के सामान क्या रहे। और धनंजय सिंह को पुलिस ढूंढ रही है, अभी तक नहीं मिले धनंजय सिंह, किसकी सर पे अब तक नहीं मिले? बात बीजेपी के नेताओं को जवाब पड़ रही है। वैसे अमित शाह जी जो कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी नहर खोद रहे हैं, इसको नहीं नाम पाएंगे 2025। और अमित शाह को हम धन्यवाद देते हैं कि मंच पे आके उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के काम की जगह आप विपक्ष को हमेशा बताते रहना कि कौन माफिया है, और हम हमेशा रहना कि कौन कौन माफिया बचा है, किस माफिया है।
ये हम जरूर बताते जाएंगे। धन्यवाद देंगे अमित शाह का। एक बात नहीं, बिल्कुल मनोज जी, सही कहा आपने कि बीजेपी में तो सब ठीक नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी में भी जो नेता थे गायत्री प्रजापति जैसे, उन पर भी रेप के आरोप लगे हैं। तो अपने आप को पाक साफ मत दिखाइए, इतिहास सभी को याद है, कोई भूला नहीं है। एक बाइट हम सुना देते हैं कि देखिए, जाम पर एक बार फिर से अमित शाह और अखिलेश का वार पलटवार जो है वो एक बार फिर हमसे अपनी जनता को सुना दें। कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। चलिए, तो बहस पर वापस लौटते हैं। अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह के मुद्दे हो रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है कि बहुत सारा विकास का काम किया गया है। अब विपक्ष को देख लीजिए, वो गिना रहा है किस तरह पार्टी फेल रही है। ऐसे में अगर काम किया गया है तो हम उन मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, और कितना असर इसका आने वाले समय में रहेगा? हम 5 साल बताते हैं विकास किया है, लेकिन जब विकास की बात आती है चुनाव में, उस वक्त हम पाकिस्तान की एंट्री करा देते हैं, तालिबान की एंट्री हो जाती है, जिन्ना बीच में आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम आ जाते हैं, मंदिर आ जाते हैं बीच में, फिर विकास की बातें क्यों नहीं होती? बात ऐसी है, विकास की बात पे ही चुनाव होना चाहिए, ये बात तो एक अच्छी बात है। और देश की जनता, मैं मान के चलता हूँ, जब देश 5 साल जिसने भी सरकार चलाई है, बीजेपी ने चलाई या इससे पहले एसपी ने चलाई या उससे पहले बीएसपी ने चलाई, जिसने भी चलाई उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही वहाँ वोटिंग करनी चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं यूपी बिहार में जातियाँ और धर्म का जो फैक्टर है चुनाव में सर चढ़ के बोलता है, और यही कारण है, मैं समझता हूं, जो जिन्ना की एंट्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने कराई, वो इसलिए ही कराई। नहीं तो ये सबको मालूम है जिन्ना कहाँ पढ़े थे, कब पढ़े थे, किसके साथ पढ़े थे, और देश में उनका कैसा स्तर रहा। आज़ादी जब हुई और आज़ादी से पहले जो बंटवारा हुआ उसमें जिन्ना का रोल था, सबको मालूम है। तो इस तरह से जिन्ना को लाने की उनको क्या ज़रूरत थी? इसकी ज़रूरत उनको इसलिए महसूस हुई, उनको शायद लगता है जिन्ना का नाम लेके शायद वो कुछ मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ ध्रुवीकरण कर सके। अगर मान लो जिन्ना की एंट्री उन्होंने कराई है और अमित शाह उसका जवाब दे रहे हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो गलत कर रहे हैं? यानी उनको भी लगता है अगर जिन्ना की एंट्री ये कर रहे हैं तो हमें भी उसके ऊपर अपना कुछ कमेंट करना चाहिए। लेकिन ये बात तो ठीक है, जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, संजीव जी कर रहे थे, अभी मेरे साथी यादव जी भी कर रहे थे, परफॉर्मेंस के आधार पर बातचीत करें तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। 5 साल पहले एसपी ने क्या किया, उस समय लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, उसमें चिकित्सा की स्थिति कैसी थी, एजुकेशन की स्थिति कैसी थी। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, 5 साल में दोनों का कंपैरिजन तो होना ही चाहिए, लेकिन ये बात जो बंदर बाट चलती है, हम लैपटॉप दे देंगे, हम टीवी दे देंगे, हम स्कूटी दे देंगे, ये आखिर किसके पैसे पे जाएगा? अभी बात महंगाई की कर रहे थे संजीव भाई, आखिर ये अपनी जेब से तो कोई देने वाला नहीं। कोई राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीतिक कोष से पैसे देती है क्या इन सबको फ्री में बांटने के लिए? नहीं देती। तो आखिर वो फिर टैक्स ही लगाएगी, कुछ ना कुछ ऐसे टैक्स लगाएगी जिससे जनता में महंगाई का बोझ पड़ेगा। आखिर जनता का ही पैसा टैक्स के रूप में लेके किसी दूसरों को देंगे, यही तो काम करेंगे ना। तो हमें इस तरह के लोक लुभावने वादे से बचना चाहिए। और मैं तो मान के चलता हूँ, आदर्शवाद तो ये है कि राजनीतिक पार्टियों को भी ऐसे उल्टे सीधे बयानबाजी करने से बचना चाहिए। जहाँ तक धर्म का सवाल है, यूपी में कौन किस पार्टी का है और कौन किस धर्म को ज़्यादा फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बात वहाँ खुली हुई है। आज से 5 साल पहले मुसलमानों की तरफदारी करना सांप्रदायिक नहीं था, खुलेआम मुसलमानों को वोट मांगना सांप्रदायिक नहीं था। हाँ, कोई हिंदू हितों की बात करे तुरंत सांप्रदायिक घोषित होते हैं। आज भी स्थिति कुछ ऐसी है, लेकिन थोड़ी स्थिति ये बदली है। आज हर पार्टी, एक मजलिस की ओवैसी पार्टी को छोड़ दीजिए, हर पार्टी लेकिन अपने आप को अब हिंदू हित की तरफ साबित करने में तुली हुई है। चाहे इससे पहले उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ या राम के खिलाफ या किसके खिलाफ जो मर्जी बयानबाजी की हो, लेकिन आज अपने आप को हर आदमी हिंदू दिखाने में लगा हुआ है। हर राजनीतिक पार्टी हिंदू हितैषी बनने में लगी हुई है। ये एक बड़ा बदलाव पिछले 7-8 साल में आया है। देखिए, मुझे लगता है अनिल जी, अब ये तो वो दौर था कि जिस दौरान एक पूरा वोट बैंक लेकर चलते थे कि हिंदू हो या मुसलमान हो, किसे अपनी तरफ लेना है। लेकिन अब तो देखिए ना, जाति पे जाति टारगेट कर दी गई है। ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण सम्मेलन चलाए जा रहे हैं, अलग पार्टी के लिए अलग सम्मेलन चलाए जा रहे हैं। यहाँ एक एक करके टारगेट किया जा रहा है और फिर कहते हैं कि ध्रुवीकरण नहीं है, फिर राष्ट्रवाद का एक नारा जो है वो बीच में आ जाता है। संजीव जी, आप ये बताइए कि जिस तरह जिन्ना का जिक्र किया गया है, अब बीजेपी भी उस पर आ गई है, पलटवार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने पहले ही उनकी तुलना गांधी और इन सब के साथ कर दी थी कि नेहरू के साथ में पड़े हैं। क्या इसको बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, या क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इसका चुनाव पर?
देखिए, ये कहने में कोई गुरज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी मातृ संस्था दोनों नायक विहीन हैं। नायक विहीन मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1925 के बाद, संस्थापना के बाद से आप देखें कि 1947 तक आज़ादी के आंदोलन में एक ढेला तक इन लोगों ने नहीं फेंका अंग्रेजों के ऊपर। और ये अब चूंकि इनके पास नायकों की कमी है, तो ये अलग तरीके से जो पहले से स्थापित नायक हैं उनको या तो वो उनके प्रतिष्ठा को अपने तरफ से हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर ऐसे जिन्ना को उठा करके स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ आप हमें बताइए कि जिन्ना की चर्चा कर दी गई, इसमें बुराई क्या है? भारत के इतिहास से जिन्ना को निकाल के फेंक दीजिएगा, आप इतिहास की किताबों में से निकाल के फेंक देंगे। गोडसे को हम फेंक सके क्या? अभी तक नहीं फेंक सके, लेकिन जो बातें कमियां हैं उसकी चर्चा होगी और होनी ही चाहिए। अब दिक्कत यह है कि जब आपसे चर्चा की जाती है, दो खानों में बटे हुए हिंदुस्तान को लगातार 2-4 खानों में और बांट दिया जाता है। धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों से इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत पाई है और सत्ता में भी मजबूती के साथ काबिज हुई है। ये लगातार कोशिश करते रहेंगे कि धार्मिक आधार पर ही इसी तरह से बंटवारा होता रहे। आप हमें बताइए कि जिन्ना की बात करना या ध्रुवीकरण की बात करना, 70% और 30% की बात होगी, फायदा किसको होगा? कौन नहीं जानता है इसमें? यदि उत्तर प्रदेश में किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर इस मुद्दे को लेकर के खराब हो जाए, जिस तरह से देश के गृह मंत्री जाकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये शोभा देता है क्या? मोबाइल उन्होंने लाया देश में, आधार कार्ड उन्होंने लाया, क्या बयानबाजी कर रहे हैं केवल ध्रुवीकरण के लिए और राजनीतिक फायदे के लिए? कुछ तो सोच समझ के। आपसे उम्मीद की जाती है कि लगातार, मैं बार बार कह रहा हूं कि अब आपने सुशासन दिखाया है। आप केवल एक लाइन में यदि मैं कह दूं कि जो मैनिफेस्टो में इससे पहले 5 साल पहले जो वादे किए गए थे, केंद्र सरकार की बात कर ले, राज्य सरकार की बात कर ले, क्या दोबारा उसी के आधार पर आप वोट मांगने जाएंगे, या वो सारे वादे आपने पूरे कर दिए? केवल इसका हिसाब मांग दिया जाए तो इनके पेशानी पर बल पड़ता हुआ दिखाई देने लगता है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये मूल मुद्दे से लगातार और सतर्क रहना होगा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बार बार आगाह करता हूं कि उन्हें सतर्क रहना है, ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है। जो मुद्दे सरोकारी उनके हैं, जो उनके बच्चों के मुद्दे हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं, जो शिक्षा के मुद्दे हैं, जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, वहां से लाए। और चूंकि हुक्मरान जिसने भी सत्ता में रह के अभी तक शासन किया है, उससे ये जवाब मांगा जाना चाहिए और उसी से जवाब मांगा जाए और उसी पे उससे बात की जाए। जी मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज जी आप बात भी कर रहे थे। देखिए, अखिलेश जी तो फ्रीडम फाइटर मानते ही है ना जिन्ना को, तभी तो जिक्र करते हैं मंच से। आप बताते हैं कि नायक है, फिर वैसे ही पल्ला झाड़ लेते हैं, वो उस पर वार कर देते हैं। तो क्या चल रहा है? जिन्ना केंद्रित क्यों रह गई है राजनीति? पूरी मुद्दे नहीं बचे क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, सरकार अपने काम बताए और सरकार को ये जनता ने जिम्मेदारी दी है कि सरकार ये लगातार चुनाव से पहले बताए कि हमने क्या क्या काम। एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होना है। अगर आप मेरी, जैसे मैंने ये एक बच्चे की दूरबीन लगाई है कि आंख जब इस दूरबीन से देखेंगे, अमित शाह वाली को नकली दूरबीन से नहीं, असली दूरबीन से देखेंगे, तो उसको आपको नजर आएगा कि वो आदरणीय नाथ जी ने अपनी सरकार से कर दिया। जमीन का अधिग्रहण 75% से ज्यादा अपनी सरकार में हमने कर लिया था। ये सारी चीजें तब दिखेंगी जब आप दूसरे चश्मे से देखेंगे। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से, अगर आप हम पे जिन्ना की बात करोगे, मुख्तार की बात करोगे, मुस्लिम पक्ष की बात करोगे, तो निश्चित तौर पे मैं फिर कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम चाहते हैं बीजेपी बोले, क्योंकि जनता, आप सत्ता के बाहर नहीं हो जो जनता आपकी बात सुनेगी। अब जनता सुनेगी कि महंगाई इतनी क्यों है, जनता सुनेगी कि किसानों के सामने आपका अहंकार इतना बड़ा क्यों है। जनता अब यह सुनना चाहती है कि आपने जो जनता से वादे किए थे वो सब झूठ क्यों हो गए, ये जनता सुनना चाहती है। आप बोलो, हम बार बार आपसे कहते हैं आप बोलो, जितना मर्जी हो बोलो। जनता उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही जो आज के उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्राथमिक है। लेकिन बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि वो आसान पिच पे चले गए। अरे आसान पिच में उनको एक एक सीट पे उत्तर प्रदेश की, जैसे कहते नहीं है कि धूल फांकनी पड़ेगी, ये हाथ हाथ के गिरेंगे। और सिर्फ इसलिए गिरेंगे क्योंकि इन्होंने जनता से झूठ बोला, लगातार झूठ बोला है, काम नहीं किया, हमारे काम को अपना काम बताया। और नहीं, देखिए मुझे भी लगता है संजीव जी, मुझे भी लगता है कि जनता के हित की बात करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने जनता के हित की बात की थी, नतीजा हम सबने 2017 में देख लिया था। आपकी बातों ने ही कितना असर जनता पर डाला था वो बखूबी हम सभी जानते हैं। चलिए अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी ये बहस जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बहस की शुरुआत करें उससे पहले रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर का। अखिलेश यादव ने यूपी में एसपी सरकार बनने का दावा किया है। जन समर्थन देख यकीन है कि 2022 में बदलाव जरूर आएगा। किसान और नौजवान परेशान हैं, सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। टैबलेट दिया नहीं, लैपटॉप देने की योजना बना रहे हैं। ये बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। सरकार ने किसानों के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा किया है। सरकार किसानों के आंदोलन को कुचल रही है। ये बातें अखिलेश यादव ने की और साथ ही दावा किया है कि इस बार अखिलेश यादव जो हैं वो ऐसा कमाल कर देंगे कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं ये कह सकता हूं, ये जन समर्थन जो दिखाई दे रहा है, जो लोगों के बीच में उत्साह है, जो सहयोग मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि 22 में बदलाव होगा। 22 में बदलाव होके रहेगा, मैं ये कह सकता हूं। तो चर्चा में हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आलोक वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर बहस की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है, लेकिन उन सबसे इतर हम बात कर रहे हैं जिन्ना की। जिन्ना को आखिर क्यों टारगेट बनाया हुआ है? नहीं लगता कि बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास? अस्पतालों का मुद्दा हो सकता है, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो सकता है, बहुत सारे मुद्दे हैं, फिर भी जिन्ना केंद्रित क्यों रह गए हैं इस बार सारे मुद्दे? अभी तो जब ब्रेक से आप वापस लौटी तो आप बता रहे थे अखिलेश यादव जी को क्या बोल रहे थे। हमें देखने से कोई रोक नहीं सकता किसी को। 2017 में भी उन्होंने सपना देखा था जब कांग्रेस के समय में उत्तर प्रदेश की सियासत में आए थे। 2019 में भी सपना देखा था केंद्र की सियासत में जाने का। मायावती जी को केंद्र की सियासत में भेज रहे थे, उत्तर प्रदेश को इसमें खुद के लिए सपना देख रहे थे। मुझे लगता है 2022 में भी सपना देखने का उनका हक है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अखिलेश यादव जी को, तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है? तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है? हाथ रख लेती है कानों में तेरे नाम के साथ। जिन्ना का नाम आपने पहले सुना क्या कभी? किसी ने वोटों की राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत में, हिंदुस्तान की सियासत में जिन्ना का नाम लेकर के आया हो? आपको वोट हासिल करना है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? मुझे तो याद है कुछ समय पहले अखिलेश यादव जी ने अपने सामने पार्टी दफ्तर में मुख्तार अंसारी के भाई को पार्टी में शामिल किया। उसके बाद जब उन्होंने एक चैनल एक स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया था, किस तरीके से एक पार्टी, राजभर जी की पार्टी थी, क्या कुछ उलट फेर कर रहे थे, किस तरीके से उनका राजनीति का सपना था, और उनको जब वो पार्टी में लेकर के आए तब उन्होंने गठबंधन किया उनसे, तो किस तरीके से दोनों बेटों को लेकर के मुख्तार अंसारी के वो जेल में मिलने पहुंचे थे। तो आप मुख्तार अंसारी के जरिए किस तरीके का सपना देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? कौन नहीं है? आलोक जी, मैंने सवाल किया था कि चुनाव के मुद्दे तो और भी हो सकते हैं, हम जिन्ना की बात क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि उनकी लाइन छोटी करने के बजाय अगर आप अपनी लाइन बड़ी करें तो ज्यादा बेहतर होगा? क्योंकि वो तो विपक्ष में है, जनता आपसे रिपोर्ट कार्ड मांगेगी। अरे हमने कहा जिन्ना की बात की? हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, सीधी राह पर चलते हैं। 4.5-5 सालों में जो काम हमने किया है, चाहे नौजवानों के लिए, चाहे वृद्धों के लिए, चाहे गरीबों के लिए, चाहे किसानों के लिए, कोविड पीरियड में जिस तरीके से हम जनता के बीच में गए और हालात को इस दशा में लेकर के आए हैं। सर, काशी क्योटो बन गया क्या? सर काशी क्योटो बन गया क्या? सिलेंडर अभी भी खाली पड़े हैं सर, लोगों के रेट बढ़ रहे हैं सर, महंगाई का विकास हो रहा है सर। अरे आप बनारस में जाकर देखिए तो बनारस में किस तरीके का परिवर्तन आया है। आप उन गलियों में गुजरिए तो जहां आप पहले जाते थे 4-5 सालों पहले, आप वहां जाएंगे तो शानदार सड़कें आपको दिखाई पड़ेंगी। आप बनारस में बहुत शानदार सड़कों के जरिए जा सकते हैं, आपका वक्त बच सकता है। आप वहां पे दर्शन करने जाएंगे तो वहां तस्वीर बदली है। एक बार आप जाइए तो आपको बनारस की और आसपास की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। दूसरी चीज, आप कहते हैं ना कि किस तरीके से बदला हमने उत्तर प्रदेश। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 19 मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट थे, एक बनारस में, एक लखनऊ में। हमारी सरकार ने क्या किया? आज हम 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं। कुशीनगर का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो काम करना शुरू कर चुका है। अयोध्या में काम तेजी से चल रहा है और उधर एनसीआर एरिया में एक तीसरा जो है एयरपोर्ट बनके तैयार हुआ है। तो इस तरीके का काम हमने उत्तर प्रदेश की सियासत में किया है। आप पूछिए ना जिन्ना का नाम किसने लिया और क्यों लिया? जिन्ना का नाम तो पाकिस्तान में गर्व से लिया जाता है, हिंदुस्तान में सियासत में कोई भी, यहाँ तक कि जमात के लोग भी जिन्ना का नाम कभी लेते नहीं थे। अखिलेश यादव जी को जरूरत क्या पड़ गई?
गुंडों की जरूरत क्या पड़ गई, मुख्तार अंसारी की जरूरत क्या पड़ गई, मुख्तार अंसारी के पास किसी को भेजने की जरूरत क्या पड़ गई? तो आप जाट जमात की राजनीति करते हैं, आपको लगता है यही आपका रास्ता है। सर मुख्तार अंसारी ने जो किया उसका सिला वो भुगत रहे हैं, जो उन्होंने किया उसका सिला वो भुगत रहे हैं, जेल में है। लेकिन उनसे बाहर आ जाइए सर, उनसे बाहर आ जाइए। आपने अभी भी उस विकास की बात नहीं की, जो कि सवाल था मेरा कि इन मुद्दों पर हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एयरपोर्ट बनाने से और हाईवे बनाने से अगर आपको लगता है विकास हो जाएगा तो माफ कीजिएगा, आप गलत है। कानून व्यवस्था की भी बात कर लीजिए सर, कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए ना, कानून व्यवस्था की बात कीजिए ना। अखिलेश में अगर गुंडा राज था तो फिर अब क्या है? जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए कि एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय जनता पार्टी में 40% से ज्यादा लोग। देखिए उन रिपोर्टों पे मत जाइए, उन रिपोर्टों पे मत जाइए जो किसी तरीके से निकाले जाते हैं। हकीकत देखिए ना उत्तर प्रदेश में। सर एनसीआरबी के आंकड़े तो सही होते हैं ना सर, एनसीआरबी के आंकड़े देखे आपने इस बार के? आपने सवाल पूछा ना, मुझे उत्तर देने दीजिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 4-5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। जो लोग उत्तर प्रदेश को अच्छी तरीके से जानते हैं, कभी उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगा देखा था? यहाँ पे लाखों लोग बेघर हो गए थे, हजारों हजार लोग मारे गए थे। कौन नहीं जानता कि मथुरा में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? 29 लोगों की मौत किस तरीके से जवाहरबाग में हुआ था। जवाहरबाग कांड किसके दिमाग में नहीं है? किस तरीके से 29 अधिकारी जवाहरबाग में भून दिए गए थे। किस तरीके से रामवृक्ष यादव उनके पीछे था, और रामवृक्ष यादव के पीछे कौन था? क्या इटावा की एक शहंशाह फैमिली नहीं थी, एक बादशाह फैमिली नहीं थी? कभी आपने सवाल किया क्या इनसे? इनके शासन में यही चलता था। सर हमें क्या सवाल करने हैं ये हम तय कर लेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, बिकरू कांड कैसे इतना बड़ा हो गया सर? अगर शय नहीं थी सरकार की तो वो इतना बड़ा कैसे हो गया? और आप बात कर रहे थे ना कि मैं किसी और के आंकड़े की बात नहीं कर रही हूँ। आप एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, 2017 के सरकार में आए थे आप। हत्या हुई थी 4324, अपहरण के 19,921 केस दर्ज किए गए, रेप के 4,446, लूट 4,079, डकैती के 263, रेप अटेम्प्ट 601। अब आप मुझे बताइए कि एनसीआरबी के आंकड़े भी गलत हैं? मोहतरमा, रामराज को नहीं ला पाए हम, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं। ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश। चलिए ये राम राज्य की तस्वीर है आपकी। अब आप सुन तो लीजिए ना, आप सवाल कीजिए, उत्तर देने का हक मेरा है। आप बीच में मत टोकिए, मैंने सवाल आपको पूरा पूछने दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई अपराध नहीं है, लेकिन 4.5 सालों में जो दशा है वो हमने पूरी तरीके से बदल दी है। पहले क्या होता था? पहले मंत्री आवास में बलात्कार की साजिश रची जाती थी। गायत्री प्रजापति का नाम आपको नहीं पता? अदालत में किस तरीके से उसको सजा दी है आपको नहीं पता? किस तरीके से आप लेट से जुड़े उनका जिक्र हो चुका है, आप देरी से जुड़े उनका जिक्र हो चुका है। अरे मोहतरमा, जिक्र हो चुका है तो वो भी आप जानिए कि कभी क्या इतिहास में कभी दर्ज हुआ है कि मंत्री आवास में इस तरीके की साजिश रची जाए? किसी को खनन पट्टा देने के नाम पर भी उसका रेप किया जाए, बच्चों का रेप किया जाए, और ये साजिश मंत्री आवास में की जाए। और गायत्री प्रजापति के पीछे कौन था ये भी तो आपने पूछा होगा। आलोक जी, अब अगर आप पिछली सरकार की बता रहे हैं तो आप भी याद रखिए पशुधन घोटाला आप ही की सरकार में हुआ था। आईपीएस मणिलाल पाटीदार अभी भी लापता है सर, कहाँ है? कहाँ आपकी पुलिस ने गिरफ्तारी करी? मैंने पहली चीज मैंने आपसे कही कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन मंत्री आवास में बलात्कार की साजिश नहीं रची जाती। समाजवादी पार्टी सरकार में तो ये हो सकता है। ट्रांसफर की भी यहाँ पर बोली लगती है, उसका क्या? अरे मोहतरमा, वो आप कह लीजिए, आपकी मर्जी है, बोली लगाइए, लेकिन जो भी अगर होगा, कोई भी सर हम नहीं लगा रहे हैं, आप ही किसमें लग रही है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी अगर कानून के इतर काम करेगा तो आलोक जी, मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं बहुत देर से। मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं। आलोक जी, मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं। जी मनोज जी। देखिए, मैं बिल्कुल आशा कर रहा था कि बीजेपी के साथी अपनी सरकार का कुछ काम बताएंगे। पूरा वक्तव्य उनका बीत गया लगभग 10-12 मिनट का, उन्होंने एक भी काम नहीं। सिर्फ वो मुद्दे से भटक के वो कहानी कह रहे थे जिस कहानी का कोई मतलब। एक कहावत है हमारे यहाँ, परंपरा भी है, जब बच्चा होता है तो हम किसी पुरोहित से उसका नाम रखाते हैं। पुरोहित नाम देता है, पुरोहित का वो बच्चा नहीं कहलाता। ठीक ये सरकार पे यही फार्मूला लागू होता है। अरे आप नामकरण कर रहे हो सरकार में बैठ के, आपने काम नहीं किया उत्तर प्रदेश। अगर काम किया होता तो अभी आलोक जी काम गिना रहे होते। जैसे मैं अपनी सरकार के जो 5 साल पहले सरकार थी उसके काम आंख बंद करके एक साथ गिना सकते। कोई भी काम आप पूछो। आप क्या कह रहे हो इतनी देर में? आप कह रहे हो कि ये वाला माफिया, वो वाला माफिया, जिसको कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, जिसको इसने कर दिया,
अरे आप अपने गिरेबान में झांको कि एक तरफ मुख्यमंत्री, एक तरफ गृह मंत्री और बीच में एक 120 भी 302 का अपराधी। आपकी बेशर्मी कितनी बड़ी है, आप कितने हिम्मत वाले हो कि आप मंच पे खड़ा करते हो 302 के अपराधी का, जिसमें FIR दर्ज है, और आप दूसरों को आईना दिखा रहे हो। अरे आपको ईश्वर आईना दिखा रहा है आपकी इस बेशर्मी का। लेकिन मैं आलोक जी नहीं थे, अपना कह रहा हूं, अमित शाह से अनुरोध, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, जो हम मुद्दा छोड़ेंगे जवाब जरूर देना। समाजवादी पार्टी चाहती है आप हमारी लाइव पे बोलो, ये बातें सीक्रेट है, लेकिन मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, खूब बोलो, जी भर के बोलो, जनता के बीच में हम मुद्दे के साथ हैं। मनोज जी, कहावत मुझे भी याद आ रही है, मनोज जी कहावत मुझे भी याद आ रही है कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं उछालते। समाजवादी पार्टी के दामन भी कितने साफ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैं संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए स्थिति आपके सामने है, दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपना पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं। जनता की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है सर, यहाँ तो आरोप प्रत्यारोप में ही लिपटे हुए हैं अभी तक। देखिए मूल बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, निश्चित तौर पे उन वादों के आधार पर लोगों ने अपने सर माथे बिठाया था और प्रचंड बहुमत भी दिया था। लेकिन जो वादे किए थे, महत्वपूर्ण यह है कि उन वादों में से कितने वादे उन्होंने पूरे किए। अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी, यही पुलिस के मुखबिरी से दर्जनों पुलिस वाले मारे जाते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। योगी जी के ही क्षेत्र से जिस तरह से एक व्यवसायी की अभी हाल फिलहाल में कितना चर्चित हत्याकांड हुई, और सबसे बड़ी बात एक दलित महिला के साथ, और इन सारे चीज़ों के पीछे जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सरकार सबसे पहले पीड़ित को ही अपराधी बताने का प्रयास किया, चाहे उस महिला की बात हो, चाहे यहाँ पे व्यवसायी की बात हो, या फिर बिकरू कांड में जिस तरह से एक पुलिस के मुखबिरी से इतने लोग मारे गए, पहले उसको बचाने का प्रयास किया गया। विपक्षी पार्टियां या विपक्ष के लोग सड़कों पे नहीं होते और कोर्ट की फटकार नहीं लगती तो सरकार अपनी ही बात मनवाने पे तुली हुई थी। ये कितने बड़े शर्म की बात है कि सत्ता में बैठे हुए लोग जो कह रहे हैं, सरकार जो बात कह रही है, मुख्यमंत्री के बैठे हुए जो गृह सचिव बैठे हुए हैं जो बात बोल रहे हैं, वो कोर्ट के फटकार के बाद से उसके सुर बदल जाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता गौर से इस चीज़ को देख रही है कि सरकार जिससे हम न्याय की उम्मीद रखते हैं, सरकार जिससे चाहते हैं कि वो हर एक चीज़ को संजीदगी से देखे, वो अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जो देश सर्वोपरि की बात करता हो, जो राष्ट्र सर्वोपरि की बात करता हो, उसके लिए पार्टी सर्वोपरि हो जाती है इस तरह के मुद्दों पर। सबसे महत्वपूर्ण यही है और इसी का जवाब लेना है। हम फिर दोबारा दोहरा रहे हैं कि जितने मुद्दे बताए गए लगातार, अभी कुछ देर पहले वो बता रहे थे कि हमने क्या क्या काम किए। क्या क्या काम किए साहब? फीता काटने के अलावा कोई काम किए जिसका शिलान्यास आपने किया हो और आपने ही उसका उद्घाटन किया हो? वो नाम बता दीजिए। आप यदि बताना ही चाहते हैं, काम बताना चाहते हैं तो बताइए आप काम। आपने यदि प्रगति की बात की है तो उस प्रगति का नाम बताइए कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से आपने मील के पत्थर गाड़ दिए, सिवाय नाम बदलने के। स्टेशन का नाम बदल दिया आपने, रेल का नाम बदल दिया, गांव का नाम बदल दिया। ये नाम बदलना, मूर्ति लगा दिया आपने, राम राज्य ला दिया आपने। कौन सी राम राज्य का मतलब वो होता है, राम राज्य एक व्यापक परिकल्पना है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खुश हो, जहां एक आदमी के हाथ में मांस की पोटली देकर के उसके गर्दन को काट दिया जाता हो और जब वो जेल से छूट के आता हो अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग फूलों के माला से उसका स्वागत करते हो। आप कहते हैं राम राज आ गया। ये कमाल की बात है। क्या देश की जनता ये बात समझ नहीं रही है? जिस तरह से दलितों की बात है, सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार। अब भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी प्रदेश की बात में डंके की चोट पर कहता हूं, उठा के देख लीजिए वहां दलितों की स्थिति क्या है और उसके साथ किस तरह से दोयम दर्जे का सलूक किया जा रहा है। अभी मेरी बहन बता रही थी, रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही थी, उत्तर प्रदेश महिलाओं के दमन में सबसे पहले 1 नंबर पे रहा है 1917 के जो आखिरी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई। एडीआर के रिपोर्ट बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा दागी विधायक और सांसद भरे पड़े हैं, सबसे ज्यादा आयातित लोग उसमें अलग अलग पार्टियों से आए हुए हैं। जब वो दूसरे पार्टी में होते हैं बुरे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं सबसे अच्छे होते हैं। तो ये सारी नीतियां देश की जनता अब आंख खोल के देख रही है और समझ रही है। वो चाहती है कि इसका हिसाब दे और भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी खाने में, सच तो यह है कि अंदर में खलबली मची है। यदि खलबली नहीं मची हुई होती तो जिस तरह से ब्राह्मण समाज दुखी है, ब्राह्मण समाज को खुश करने के लिए हमने देखा कि किस तरह से किसी और पार्टी से एक प्रतिनिधित्व को जगह दिया गया। हमने यह भी देखा है कि लास्ट के वक्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुर्जर जाट समाज आपसे खफा है, नाराज है, कहीं आप मूर्तियों का अनावरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कहीं स्कूल कॉलेजों का शिलान्यास करते हुए यूनिवर्सिटी का दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपने 4.5 सालों में जो किया, यदि आपने कुछ अच्छा किया होता तो डंके की चोट पे उसकी बात करते और उसके आधार पे आप वोट मांगते। आप जब दाएं बाएं देख रहे हैं, देश की जनता ये समझ रही है और उत्तर प्रदेश की जनता बड़े गौर से समझ रही है कि आप कर क्या रहे हैं और फिर किस ट्रैप में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो
तर्कश में आपने रखा है, उस तर्कश पर भी निगाहें टिकाए हुए बैठी हुई है और दोबारा इस ट्रैप में आने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता। ये बात समझ रही है और विपक्षी पार्टियां भी सजग है। बस विपक्षी पार्टियों को कुछ नहीं करना है, केवल और केवल सरोकारी जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर घेर के रखना है भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी। यही तकलीफ है कि अभी तक पार्टियां यही नहीं समझ पा रही हैं कि किन मुद्दों पर जाना है, जनता के हित के कौन से मुद्दे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बात तो हर चीज की होगी, यहाँ जिन्ना की बात भी होगी, यहाँ पाकिस्तान का जिक्र भी होगा, लेकिन पाकिस्तान के जिक्र पर यह याद नहीं किया जाएगा कि हमारे जवान आज भी वहां पर शहीद हो रहे हैं हमारी सीमाओं पर, उसका जिक्र नहीं किया जाएगा। अब देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। अनिल जी आपके पास आना चाहूंगी, आपको लगता है कि अभी देखिए पेट्रोल के जो रेट घटा दिए गए, महंगाई को अब कम दिखाने की कोशिश की जा रही है, उपचुनाव में मिली हार का ये नतीजा है या फिर लगता है कि कुछ अलग फैक्टर है जो बीजेपी को यह एहसास करा रहा है कि इस बार राह आसान नहीं है? जहाँ तक चुनाव का सवाल है और पेट्रोल के रेट घटाने का सवाल है, मैं मान के चलता हूँ ये देश है, इतना बड़ा देश है, चुनाव तो हर 6 महीने में कहीं ना कहीं हो ही रहे होते हैं। अभी 6 महीने बाद अगर इन 5 राज्यों के चुनाव तो उसके अगले साल बाद फिर दूसरी जगह चुनाव होते हैं, तो चुनाव को इससे लेना देना नहीं है। मैं मान के चलता हूं यूपी में सीट बहुत ज्यादा है, यह बात तो ठीक है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बहुत ही बड़ा राज्य है और उसका एक अपना मायना है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर इन्होंने इतना पैसा घटा दिया है उसके बावजूद भी पेट्रोल अभी तो बहुत महंगा है, तो इतने से घटाने से जनता खुश हो जाएगी और उनको वोट दे देगी? मैं नहीं समझता, मैं भारत की जनता को इस कदर को नहीं आंकता उनका मानसिक स्तर की वो इतने से खुश हो जाएगी और वोट दे देगी। वोट देगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस पे देगी, उनके 5 साल के क्रियाकलाप पे देगी, उन्होंने जिस क्षेत्र में जो जो काम किया उसके आधार पर देगी। ये थोड़ा सा झुंझुना थमाने से ये कोई उनको वोट मिल जाएगा, मैं नहीं मानता। और कोई मानता है इस कारण घटाए हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे विपक्ष के लोग हों, अगर ये मानते इस कारण घटाए हैं और इससे जनता प्रभावित हो जाएगी तो मैं समझता हूँ वो जनता को गलत आंकड़ा। सवाल ये तब बना जब उपचुनाव के नतीजे आने के अगले दिन ही अचानक ये बदलाव हुआ, एक ऐसी सुबह आई जिसमें हमने ये देखा कि रेट कम कर दिए गए, महंगाई एकदम ऐसे दिखाने की कोशिश की गई कि अब सब कुछ जनता के हितैषी है। और बहुत अच्छी एक चीज भी याद आती है कि सियासत इस कदर जनता पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। आप देखिए पहले रेट एकदम बढ़ा दिए गए, फिर ये दिखाया गया कि हमने 10 रुपए कम कर दिए, हमने 8 रुपए कम कर दिए अचानक। अगर चुनाव को रख के करना होता तो उपचुनाव होने से पहले करते, ताकि उपचुनाव में इसका लाभ मिलता। मंथन हुआ है नहीं, दूसरी बात मैं बताता हूं, अगर चुनाव को रख के ही बात करनी थी, आप मुझे बताइए जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उन्होंने अपना वैट कम नहीं किया, और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो क्यों नहीं इसको जीएसटी के दायरे में लाने में इसको अपना सहयोग करते या उसको अपना सहमति देते? क्यों हर राज्य कहता है नहीं हम तो वैट ही रखेंगे इन पे, चाहे वो किसी भी पार्टी के द्वारा, चाहे बीजेपी द्वारा, चाहे दूसरे राज्य हो, क्यों इसको जीएसटी में नहीं लाते? यानी जब वो टैक्स की बात करते हैं तो उनको अपना अपना घर दिखता है। देखिए जनता को बताने के लिए बात यहाँ कुछ और आती है और असलियत कुछ और होती है, तो हमें असलियत भी देखनी है और जनता को भी। सर ये तो दिक्कत है, अपना घर कोई देखना ही नहीं चाहता, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है वो ज्यादा जरूरी है। मैं यही आपको बता रहा था, कर दिया, लेकिन पड़ोसी क्यों नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बन गया है। ये देखिए, अब मान लो भारतीय जनता पार्टी के शासित सारे राज्यों ने वैट कम किया, तो क्यों नहीं कांग्रेस ने किया? क्यों नहीं पंजाब में हुआ? क्यों नहीं राजस्थान में हुआ? क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में हुआ? वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं हुआ? मेरा ये कहना है, मैं ये नहीं कह रहा इतने से कुछ हो जाने वाला है, तो जनता की चिंता तो आपको भी होनी चाहिए। अगर एक्साइज ड्यूटी लगा के टैक्स बढ़ रहा है और पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो आपका वैट लगाने से भी तो बढ़ रहा है, आप सिर्फ केंद्र पर नहीं छोड़ सकते। ये जो महंगाई का कारण है, अगर एक्साइज है तो वैट भी है। आपको जी वैट नहीं है, सिर्फ एक्साइज है, ऐसा तो नहीं है, एक्साइज से ज़्यादा तो वैट में पैसा देना पड़ता है जनता को। तो आपको ऐसा जनता मूर्ख नहीं है, आज वो कंप्यूटर युग में जनता को ठीक से मालूम है महंगाई किस कारण से है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है ये शुरू से लेकर आज तक, अभी तक तो ट्रेंड बदला नहीं है, ये अभी भी धर्म और जाति के हिसाब से चलता है। आप मुझे बताइए, तिलक तराजू और तलवार कहने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश से ही थी ना, वहीं पर उसे सरकार बनाई ना। आज वो ब्राह्मण समाज का सम्मेलन कर रही है, क्या उसमें तिलक शामिल नहीं है? क्या MY का फार्मूला चला के सत्ता में आने वाले लोग वहां पे यूपी में नहीं है? क्या उनको MY पे विश्वास नहीं रहा? अभी विश्वास है, तभी तो उन्होंने MY को लेने के कारण उन्होंने जिन्ना की एंट्री कराई। उनको लगता है M तो सुरक्षित करें, Y शायद सुरक्षित रहेगा। आप देखिए, आप ओवैसी की पार्टी को देखिए, वो सीधे हर मन से मुसलमानों को आह्वान करते हैं कि आप हमारी पार्टी को दे दो। वो सांप्रदायिक नहीं कहलाते, क्योंकि वो सीधा सीधा मुसलमानों को कहने के बावजूद कि उस एक बड़े धर्म के लोगों को सीधा सीधा मजबूत है भी नहीं यहाँ पर कि वो किसी का किला भेद पाए। देखिए वोट कटवाव जरूर हो सकते हैं, चारू जी बात मजबूती की नहीं है, चारू जी बात जी। सर आपके पास आऊंगी, बात नियम और कायदे कानून की है। अगर भारतीय जनता पार्टी पे कोई नियम कायदे कानून लागू होता है तो SPP पे होना चाहिए, BSP पे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कानून में सभी एक बराबर है। अनिल जी आपके पास आऊंगी। मनोज जी, चुनाव की बात हो रही है, अखिलेश यादव जी ने तो ये कर भी दिया है कि इस बार चुनाव जीतेंगे और सत्ता में भी आएंगे। सर क्या प्लान रहने वाला, अकेले उतरने वाले मैदान में या फिर गठबंधन का भी कुछ हिसाब है? देखिए जो कुछ है बिल्कुल सामने है।
और वो आप खुली आंखों से देख सकते हैं, किसी चश्मे की भी आवश्यकता नहीं। जहां जिस क्षेत्र में, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे पूर्व हो, बुंदेलखंड हो, रोहिलखंड हो, अवध प्रांत हो, सब जगह समाजवादी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट रूप से जनता के सामने हर मुद्दे को रख रही है। अपने गठबंधन के साथियों का भी जिक्र लगातार कर रही है। गठबंधन से आएंगे नहीं, निश्चित तौर पे उन बातों पे गठबंधन हो रहा है, उन मुद्दों पे गठबंधन हो रहा है जो राजनीतिक रूप से जिले, 2 जिले, 3 जिले के राजनीतिक दल हैं और जिनका अपना जमीनी मजबूत है, जिनके वोटर भागते नहीं हैं, गठबंधन करने पे दूसरी पार्टी को वोट देने नहीं चले जाते हैं, उनसे समीकरण के हिसाब से समाजवादी पार्टी। सर, अगर आपको इतना भरोसा है कि समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी तो गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, फिर वो बात ना आ जाए बिहार वाली, सिर्फ बिहार वाली बात ना आ जाए कि काश ये 2 लोग रह जाते इधर, या उनको सीटें इस तरह ना इस तरह दी जाती। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा बहुमत मिलने जा रहा है, बड़ा बहुमत। और एक बात का खुलासा और किए दे रहा हूं, अभी आपने एक टीवी का सर्वे देखा कि हम लगभग 3 सर्वे में उनके लगातार गेन करते हुए जा रहे हैं और बीजेपी लगातार डाउनफॉल कर रही है। इसी तरह मोदी जी, इसी तरह योगी जी और अमित शाह जी 2-4 बयान और कर दे, जैसे आज जाम का किया है, कल किसी नाम का कर दे, किसी कब्रिस्तान शमशान का कर दे, हमारा बहुमत तो इनके सिर्फ और सिर्फ बयानों से ही पास हो जाएगा। बाकी जो बड़ा काम है वो हमारा मैनिफेस्टो जिस दिन आएगा, आप देख लीजिएगा। आज मैं आपको ये एक मतलब आहट दिए दे रहा हूं, जिस दिन हमारा मैनिफेस्टो आएगा, पढ़ा जाएगा, उस दिन उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन हो जाएगा, वोटर के मन में एक परिवर्तन आ जाएगा। सर, सिर्फ मैनिफेस्टो से परिवर्तन हो जाएगा तो चुनाव की जरूरत ही क्या है? फिर मैनिफेस्टो से ही ऐलान कर देंगे। वो जनता के लिए है, वो मैनिफेस्टो हमारा जनता के लिए है और समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। लास्ट में एक छोटा सा कमेंट आलोक जी के पास। आलोक जी, क्या कहेंगे? यहाँ तो समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार सत्ता में आने वाले हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि गठबंधन हो रहा है, देखिए हर थाली से एक लड्डू ले ही लेंगे, तो मुझे लगता है स्थिति वो दिखाना चाह रहे हैं कि मजबूत हो सकती है। नहीं, ठीक बात है। मनोज जी हमारे पुराने साथी हैं, 5 साल से लगातार इस तरीके से हसीन ख्वाब वो देख रहे हैं। 2017 में जब अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी बोल रही थी काम बोलता है, और उस समय कांग्रेस के साथ उन्होंने 2017 में गठबंधन कर लिया था, तब भी मनोज जी बहुत हसीन सपने देख रहे थे। उनको लग रहा था कि सारा कुछ शानदार होगा, लेकिन 403 सीटों में दोनों को 54 सीटें हासिल हुई। 2019 में भी इसी तरीके का सपना वो देख रहे थे। जब बुआ और बबुआ का मेल हुआ था, क्या हुआ था अच्छी तरीके से मनोज भाई जानते हैं कि दोनों 80 सीटों पे 15 सीटों पे सिमट गए थे। 10 सीटें मायावती जी की आई थी और 5 सीटें भाई साहब की आई थी, और उसके बाद हाथी कहीं और चला गया था, साइकिल कहीं और गिर गई थी। अभी पंचायत चुनाव हुआ था, उस समय भी कह रहे थे, बड़े पुरजोर तरीके से कह रहे थे कि भाई साहब ये जो है सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल का नतीजा आया तो पता चला कि 11 लोगों को, 11 जिलों को जो इनके सवार थे, जो इनके सूबेदार थे, उन्हीं को इन्होंने पैदल कर दिया। और उसके बाद फिर मनोज जी सभी मंचों पर कहने लगे कि आपका दोस्त था, आपने इस्तेमाल किया था। 2022 का भी हसीन सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। देखना चाहिए मनोज जी को ख्वाब, उनका हक है। राजनीति में अगर आए हैं, ख्वाब नहीं देखेंगे तो काम कैसे चलेगा? लेकिन ख्वाब देखने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। 4.5 सालों में कभी पूछते नहीं, कभी इन्होंने मनोज जी ने पूछा नहीं अखिलेश यादव जी से कि जब उत्तर प्रदेश में हालत थोड़े गमगीन थे, पूरी दुनिया में हालत गमगीन थे, तो अखिलेश जी आप कहाँ थे? किस इलाके में थे? किस घर में थे? किस खो में थे? किस गुफा में जाके छिप गए थे? अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो हमारे पलमा बेईमान हमें समझाने आए हैं। 1987 में फिल्म आई थी प्रतिघात, उसका एक गाना था, बड़ा हिट हुआ था, पॉलिटिकल फिल्म थी कि हमारे पलमा बेईमान हमें समझाने आए हैं। तो अखिलेश यादव जी उसी गाने की आलोक जी, कौन कहाँ था और किसने कितना काम किया है, इसका जवाब जनता दे देगी। अब बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है, चुनाव बस आने को है और उसके बाद जब नतीजे आएंगे सब पता चल जाएगा किसको जनता ने प्यार दिया, किसको ताज दिया और किसको नहीं दिया, किसको समर्थन नहीं दिया। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी खास मेहमानों का। तो फिलहाल हर पार्टी साम दाम दंड भेद अपना रही है किला फतेह करने के लिए, यूपी की सत्ता में काबिज होने के लिए, क्योंकि यहीं से दिल्ली का रास्ता भी जाएगा। लेकिन किसे जनता का प्यार मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।